जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री मास्टर भंवरलाल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रफीक मंडेलिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा, वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुढ़ानिया जी, अमित चाचान जी, खानू खान जी, हाजी मकबूल मंडेलिया जी, जिला अध्यक्ष भाई भंवरलाल जी पुजारी, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, जियाउर रहमान जी, राजकुमार जी रेणवा, जयदेव जी डूडी, श्रीमती नीलम सारण, रावत सर चेयरपर्सन, अस्करी टाक साहब, हाजी दाऊद खान साहब, इंद्र सिंह जी पूनिया, पूछाराम जी गोदारा, गोविंद मनसरिया जी, अजीत सिंह जी, सबीर खान जी, ज्ञान सिंह जी पूर्व मंत्री, सिकंदर खान जी, गणेश ढाका जी, गिरधारी लाल जी बागड़वा, श्रीमती निर्मला सिंगल, प्रविंद्र सिहाग जी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर संजय दीक्षित जी, श्रीमती नसीम अख्तर जी, हबीबुर रहमान जी पूर्व विधायक नागौर, और हमारे अभी नए साथी बने हैं नए डूंगराम गैदर साहब, रैना जी रिहाज हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है, हिना खां जी और तमाम उपस्थित नेताओं, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि जो उत्साह आप में है उससे लगता है कि जो फैसला सबने मिलकर किया था दिल्ली के अंदर और राहुल गांधी जी ने सबकी सलाह से भाई रफीक मंडेलिया को एक बार पुनः आपका आशीर्वाद लेने के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया, और जो उत्साह में देख रहा हूं मुझे लगता है कि इस बार आप बाजी पार लगा लोगे। पिछली बार 12,000 वोटों से रह गए, 12,000 वोट से किसे कहते हैं। पिछली बार कोई कमी नहीं रखी आपने, और इस बार आप बेड़ा पार लगाओ, क्योंकि देश को जरूरत एक एक वोट की है कांग्रेस के लिए। पूरे देश को कांग्रेस की जरूरत है, इस बात का एहसास हर व्यक्ति को होना चाहिए। कांग्रेस वालों को होना ही चाहिए, आम जनता को हो रहा है कि बिना कांग्रेस के काम इस देश का चलेगा नहीं। जिस प्रकार से ठग विद्या के माध्यम से लोग सत्ता में आके बैठ गए हैं, वो ठग विद्या लोगों को मालूम पड़ गई है कि झूठे जुमले बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, ब्लैक मनी लेके आएंगे। 1 रुपया ब्लैक मनी लेके नहीं आए मोदी, 1 रुपया भी नहीं लेके आए। बताइए आप, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं लगी। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई। आप सोच सकते हो कि जो वादे पिछली बार किए 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। अरे क्या क्या नहीं कहा था, डिजिटल इंडिया कह दिया, मेक इन इंडिया कह दिया, गंगा की सफाई हुई है। गंगा की सफाई हर एमपी एक गांव लेगा गोद में। पूरे देश में कोई गांव विकसित नहीं हो पाया, उनकी स्कीम फेल हो गई। स्मार्ट सिटी बनेगी, एक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई देश के अंदर। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर के बाद बड़ा शहर है राजस्थान के अंदर, सबसे बड़ा शहर जानपुर करके वसुंधरा जी ने, मोदी जी ने उस शहर को सम्मिलित नहीं किया स्मार्ट सिटी में। आज भी वहाँ चुनाव जो हो रहा है जोधपुर में, स्मार्ट सिटी के नाम पे लोग सबक सिखाएंगे बीजेपी को, मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार से बुलेट ट्रेन सूरत से चलेगी बॉम्बे तक, बुलेट ट्रेन 1,50,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन। जापान के प्रधानमंत्री को लाए गए, वो अभी सपना ही बना हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी है जो कहते वो करते हैं। अभी जो उन्होंने हमें कहा कर्जा माफ करो, हमने कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ कर दिए, भूमि विकास बैंक के कर दिए, जमीनें जो रहने लगी जो छूट गई, और अब जो हमने नेशनल बैंक हैं उनके लिए एमपीए बना हुआ है, उनसे बातचीत चल रही है। चुनाव होने के बाद में 2 लाख के कर्जे बैंकों को ये माफ कर देंगे, ये हमने कह रखा है। आप 5 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, ये हमने कह दिया आपको। 1 लाख बिजली कनेक्शन दे रहे हैं किसानों को,
काम चालू है, जून तक पूरा हो जाएगा वो काम भी। और तो और आपको मालूम होगा अब गांव में कोई पानी के बिल नहीं आएगा, वो हमने सब माफ कर दिया, हमेशा के लिए माफ कर दिया है। इस प्रकार से हमने इतने फैसले किए, पेंशन बढ़ा दी 500 की 750, 7,500 रुपये पेंशन कर दी। और 11 लाख किसानों को उनको अलग से पेंशन मिलेगी, वो भी तजवीज़ हमने कर दी, लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। लड़कियों की पढ़ाई पहले फ्री थी 12वीं तक, अब हमने कर दी कॉलेज जाओ यूनिवर्सिटी जाओ पूरी पढ़ाई फ्री होगी लड़कियों की, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकार में पहले मैं 600 दवाएं दी थी पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, आपके आशीर्वाद से। अब सरकार बनते हमने कहा कि एक तो किडनी की बीमारी, एक हार्ट की बीमारी और एक कैंसर, इनकी दवाएं बहुत महंगी होती है, इलाज के बाद भी खर्चा होता है, वो दवाएं फ्री मिलेगी। ये भी मैंने आदेश जारी कर दिए राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से कई फैसले हमने किए हैं। मनरेगा के काम में अभी राहुल गांधी जी ने कहा मैनिफेस्टो में 100 दिन या नहीं बल्कि 150 दिन मनरेगा में काम लेने का अधिकार मिलेगा जनता को। न्याय योजना लेके आए हैं कि हर एक के खाते में 6,000 रुपये प्रति माह डालेंगे, 72,000 रुपये होंगे आपके प्रति साल गरीबों के लिए। खुद की इनकम के अलावा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों के लिए कपड़े लत्ते हो, खाने पीने हो, अच्छा भोजन हो। जब मार्केट में जाके दुकानों में सामान खरीदेंगे तो उन सामानों की मांग बढ़ेगी, तो फैक्ट्री में ज़्यादा उत्पादन होगा, लोग मजदूर लगेंगे, नई फैक्ट्री खुलेगी और पूरी इकोनॉमी देश की मजबूत होगी। ये सोच करके करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे गरीबों को। ये ऐतिहासिक फैसला राहुल गांधी जी ने करवा दिया है आपके लिए। इस प्रकार से क्रांतिकारी कदम किए जा रहे हैं। और एक बात आप समझ गए होंगे, आज़ादी के बाद में 2 बजट पेश होते हैं पार्लियामेंट में, एक तो जनरल और रेलवे का बजट पेश होता था। अब राहुल जी ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कर दिया है किसानों का अलग बजट पेश होगा। किसानों का आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ दुनिया के अंदर। इसके मायने क्या है, जो भी समस्या किसानों की है आपको अलग अलग ज्ञापन नहीं देने पड़ेंगे, बजट पेश होंगे। पहले आपसे पूछा जाएगा क्या क्या बजट में प्रोविजन करें, जैसे कि आपको पूरी कीमत मिल सके उत्पादन की, लागत की, खाद बीज टाइम पे मिल सके, नकली दवाएं नहीं मिले, और कैसे क्षेत्र में कैसे प्रगति हो, उन्नति हो, पूरा खाका ढांचा बन करके बजट पेश होना बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से कई ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए हैं। आप इनको पूछो मोदी जी को, ये लोकतंत्र माई बाप आप बैठे हुए हो, ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अम्बेडकर साहब के ज़माने में बना संविधान, वो आज भी लागू 70 साल के बाद में भी। और इसीलिए मीटिंग होती है, गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान होता है, वो कायम रखा है कांग्रेस ने। क्योंकि एक वोट का धनी, एक वोट का मालिक, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके पास एक वोट है। और एक वोट इतना कीमती होता है कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट चली गई एक वोट से गिर करके, पूरी सरकार चली गई भारत सरकार की। डॉक्टर सीपी जोशी थे नाथद्वारा में, एक वोट चुनाव हार गए। आप सोच सकते हो कितना बड़ा कीमती वोट आपके पास में है। उस कीमती वोट को लेने के लिए गांव का सरपंच हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको हाथ जोड़ना पड़ता है, आपको आशीर्वाद मांगना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं, भाई आप मुझे कामयाब करो, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मान सम्मान बढ़ता है। ये 70 साल के बाद में भी इस देश में कायम रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी हो, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक व अखंड रखा। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 93,000 जनरल नियाजी से लगा करके किन किन लोगों को अरेस्ट किया गया, 93,000 सैनिकों को, जनरल, मेजर, कर्नल, सबको संरक्षवादी हथियारों के साथ में, वो इंदिरा गांधी थी। पर मोदी जी की तरह कभी घमंड नहीं किया कि ये मैंने किया है, उन्होंने कभी नहीं कहा।
उन्होंने कहा ये सेना का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, इनका पराक्रम है, शौर्य है। इन्होंने अपनी कुर्बानी देके, त्याग दे करके युद्ध को जीता है, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। मुक्तिवाणी लगी हुई थी वहां पर, उससे पाकिस्तान की फौजों से मुक्तिवाणी की विजय हुई। इतना बड़ा युद्ध जीता गया, निर्णायक। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, इंदिरा जी को, कि इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है। कल्पना कीजिए आप, एक तरफ तो ये बड़े बड़े फैसले हुए देश के अंदर, क्या मोदी जी ने कभी अपनी जबान से इनका जिक्र किया है? 70 साल में क्या हुआ, इसके अलावा कोई उनका जुमला नहीं है। अरे 70 साल में जो कुछ हुआ है 70 साल में हुआ है देश के अंदर। सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, ना विज्ञान में, ना तकनीकी में, ना तकनीकी के अंदर, ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी थी, ना पानी की योजनाएं थी। अब तो इंदिरा गांधी के यहाँ का पानी सुरानगढ़ तक आने की बात होती, तारानगर पर पहुंच चुका था, पूरा आपका जिला कवर करने की बात हो रही है। उस जमाने में पानी कहीं आया था क्या? ये नहर भी आई तो पंडित नेहरू के जमाने में गोविंद पंत आए थे इंदिरा गांधी कैनाल का शिलान्यास करने के लिए। तो जो कुछ हुआ है देश में ये कांग्रेस की देन है। और मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया? अरे मोदी जी, अगर राजीव गांधी कंप्यूटर लेके नहीं आते, मोबाइल फोन आज आप हाथते हैं, पूरी दुनिया मुट्ठी में है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी की टीमें, जो लिखती है हम लोगों के खिलाफ में, कोई सोच नहीं सकता। मैं आपको कहना चाहूँगा, नई पीढ़ी को विशेष रूप से कहूँगा, आप परवाह मत करो, सोशल मीडिया के भ्रम में मत आओ, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मित्र लोग खड़े हैं टीवी वाले, बड़े मेहनती हैं लोग, सच्चाई दिखाना चाहते हैं, पर इनके मालिक लोग, इनके संपादक, इनके एंकर मोदी जी की सीबीआई से डरे हुए हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, ईडी जा सकती है, उधर के हमारे सच्चाई दिखा नहीं पा रहे लोग। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। और एनडीटीवी में तो एंकर जो है रवीश कुमार, आप लोग देखते हो एनडीटीवी को? लोग देखते हो? कोई लोग हाथ खड़ा करो, कितने लोग देखते हो आप लोग? कमाल कर रहे हो आप लोग। तो बताइए, 1000 लोग तो हाथ खड़े भी कर दिए। उसने क्या कहा कि मैं भी एंकर हूं, पर जो हम झूठ दिखा रहे हैं देश को, लोकतंत्र का धज्जियां उड़ा रहे हैं हम लोग। भविष्य क्या होगा इस प्रकार से, अगर टीवी चैनल इस प्रकार से अपनी रंग में आएंगे तो? क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। और ये भी कह दिया कि इनके भ्रम में आकर के टीवी के आप लोग कहीं वोट मत देना किसी को, निष्पक्ष होकर वोट दो, आज जो आपकी आत्मा कहे उसको वोट दो। और कहा कि देशवासियों 2 महीने तक आप टीवी देखना बंद कर दो। तो आप कल्पना कीजिए देश कहाँ जा रहा है। उस हालात में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग जिन जुमलेबाजों से दूर रहें। मोदी जी ने कल क्या कहा कि मैं राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, इस बार मैं इनको जेल के दरवाजे दिखा दिए हैं, अगली बार मैं इनको जेल भेज दूंगा। आप बताइए, ये प्रधानमंत्री की गरिमा का पद है, गरिमामय पद होता है प्रधानमंत्री का, क्या इस प्रकार की भाषा कोई काम ले सकते हैं? कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। और आप जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हो, जुडिशरी को कमजोर कर रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कमजोर कर रहे हो, सीबीआई के यहाँ में छापा डाल दिया रात को 2 बजे। अरे सीबीआई छापा डालती पुलिस वालों पर, प्रधानमंत्री के ऑफिस के आदेश से रात को 2 बजे पुलिस ने छापा डाल दिया सीबीआई के डायरेक्टर पर, हेडक्वार्टर पर। इस देश में क्या क्या नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, रोज अखबार पढ़ते होंगे आप लोग। इस प्रकार के हालात में मुल्क चल रहा है। इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही है एक स्वर में कि देश में लोकतंत्र को खतरा है, वोटों के राज को खतरा है, देश में संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। पता नहीं मोदी जी वापस चुनाव जीत जावे तो चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, कोई नहीं कह सकता है। जिस मुल्क में ये हालात बन जाए, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। अगर वास्तव में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, आपको लगता है कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ हुआ देश में 5 साल में हुआ है, तो आप मोदी जी की पार्टी को वोट दो, में एतराज नहीं है।
और आपको लगता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, अमित शाह जी का तो कोई बोलने का तरीका ही नहीं है, क्या बोलते रहते हैं वो। अगर ये लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आप इनका सफाया कर दीजिए। मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, सफाया कीजिए इन लोगों का। बड़े खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं, आपको समझना पड़ेगा इस बात। और मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं आपके आशीर्वाद से, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आगाह करूं, आपको मैं अपनी भावना बताऊं कि देश अभी चौराहे पे खड़ा है। आपके हाथ में किस दिशा में देश को लेना चाहते हैं। आप चाहते, राहुल गांधी कहते हैं कि भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, अहिंसा के साथ में राजनीति हो। हमारी कोई दुश्मनी ना बीजेपी से है, ना नरेंद्र मोदी से, ना आरएसएस से। हमारी अदावत नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। हर पार्टी अपनी पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं, आप लोग देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी स्कीमें हैं, वो पब्लिक को बताओ वोट मांगने के लिए। उपलब्धि क्या करी 5 साल में वो बताओ आप, आगे क्या करो वो बताओ आप। वो बताने के बाद में पब्लिक जो जज है, आप फैसला करोगे किसको वोट दे के हमें कामयाब करना है। ये है लोकतंत्र। पर मोदी जी उसके बजाय कभी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी सेनाओं के पराक्रम की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा उनको, आप लोकतंत्र के अंतर्गत मुद्दा आधारित राजनीति करो पब्लिक के सामने। क्या क्या मुद्दे आपके हैं, क्या आप बात करोगे, क्या आप कल करोगे, क्या आपने किया है, आप उसे बचना चाहते हो। क्योंकि आपकी पूरी 5 साल में आपने जुमलेबाजी करी, कोई योजना आपकी सक्सेस हुई नहीं, इसलिए आपने डाइवर्ट करने के ध्यान लोगों का आप इस प्रकार की जुमलेबाजी बोल रहे हो। क्या हम लोग यहाँ बैठे हुए राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मोदी जी देंगे हम लोगों को? अरे वो तो नकली राष्ट्रभक्त होंगे। असली राष्ट्रभक्त वो हैं जो कांग्रेस की नीतियां, उसकी सिद्धांत, उसके कार्यक्रम को लेके गांधी जी के सानिध्य बनी थी, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग लोग साथ रह के इस देश को चलाया है। 70 साल में देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री को ठूंस दिया गया जेल के अंदर, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई, चुनाव बंद हो गए वहाँ पर। या 5 साल में चाहे कोई पार्टी की सरकार बनी हो, चुनाव बाकायदा हुए हैं, जनता से पूछा गया है, जनता का आशीर्वाद मिला, वो जाके कुर्सी बैठा। इतना बड़ा फर्क है पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि हालात जो बने हैं आपके सामने हैं, और जब आपको एक बार अवसर मिला पुणे, क्योंकि राहुल गांधी जी क्या सोनिया गांधी जी थी, तो हमारी पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चली है। पार्टी चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो। रशिया का टुकड़े हो गए, कई 14-15 टुकड़े हो गए रशिया जैसे मुल्क की जो सुपर पावर थी दुनिया की। हमारा मुल्क एक अखंड रहा। जैसा मैंने कहा आपको, इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। ये कोई कम बात थी उस वक्त में? जो आप लोग जानते हो, पुराने लोग मालूम है आपको क्या हो रहा था वहां पर, कितने लोग मारे गए थे रोज के रोज वहां पर आतंकवादियों के लिए। कनिष्क का विमान था, मैं केंद्रीय मंत्री था उस वक्त में सिविल एविएशन टूरिज्म का। कनिष्क का विमान आ रहा था, कनाडा से भारत आ रहा था, उसको उड़ा दिया गया बम से। 350 लोग मारे गए थे उस वक्त में। वो माहौल देखा हमने। वो तो घटना बाद की, इंदिरा गांधी के शहीद होने के बाद की घटना है। इस प्रकार के माहौल का मुकाबला किया गया था उस जमाने के अंदर। आज हम शांति के साथ में, भाईचारे के साथ रह रहे हैं देश के अंदर। उसमें जो लोग मंदिर की बात करते, चुनाव आते मंदिर की बात करते, चुनाव आता ही गौ माता की बात करते हैं, चुनाव आते ही ये लोग बजाय उपलब्धि बताने के ये राजभक्ति की बात करते हैं। कृपा करके इनसे बचो, और सब मिलकर के आप रफीक मंडेलिया को, जो पिछली बार सिर्फ 12,000 वोट से पीछे रह गए थे, इस बार वो कसर निकालो। ये आह्वान करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है अभी भवनलाल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता है,
जन्मदिवस उनका मनाया गया, केक काटा गया। केक काट दिया, काट तो दिया था, कट गया ना। मैंने कहा भंवरलाल जी शर्मा साहब, मैं मेरी जिंदगी में कोई केक के पास गया नहीं था, इसलिए मैं नहीं चलूंगा, पायलट साहब चलेंगे आपके लिए। मैं कभी जिंदगी में मेरे घर में कोई केक काटे तो मैं वहां जाता नहीं हूँ, मैंने बचपन से कर रखा है। और इसका कारण है कि आज तक मैं समझ नहीं पाया कि केक भला क्या है, ये केक क्या होता है और केक क्यों होता है, ये अभी तक मेरी समझ में आया नहीं है। तो मैं केक जो करते हैं, मैं कहता हूँ आप लोग काटो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। तो मेरी शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भंवरलाल शर्मा जी को देता हूँ कि आप दीर्घायु हो, 100 साल पूरे करो और प्रदेश की, देश की सेवा करो। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, दीर्घायु होने की कामना रहेगी मेरी भी आप। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप यकीन करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग काम के लिए कोई चिंता मत करना। हमारे जो साथी बैठे हैं चुनाव जीते हुए, जो काम मुझे कहेंगे आपके, चाहे हम कहीं जीते हैं अथवा नहीं जीते हैं, पर ये पहले मैं मुख्यमंत्री था तब भी ये मास्टर भंवरलाल जी गवाह है कि जो काम मुझे एमएलए कहता था मैंने उनको कभी मना नहीं किया। वो काम मांगते मांगते थक गया, मैंने स्वीकृति देते देते कभी नहीं थका था। मेरा इतिहास है, मैं कहना चाहता हूँ इनको। और अब भी होगा, जो काम कहेंगे, चूरू का विकास चौमुखी हो, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आप इनको एमपी बना के भेजोगे, फिर आप देखोगे कि चूरू में विकास की कोई कमी नहीं आएगी। जो काम आप कहेंगे, पानी के हो, बिजली के, शिक्षा के, स्वास्थ्य सेवाओं के, सड़कों के, वो सब काम होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं नेतृत्व की अनुमति से घोषणा करता हूं कि राजकुमार रिंगणा पूर्व मंत्री श्री, इनको जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मैं इनको बधाई देता हूं। CS बैद साहब के अंकल की डेथ होने की वजह से वो नहीं आ सके, उनकी भी घोषणा करता हूं। हनुमान प्रजापति, संजय पुनिया, बिमला पुनिया, निर्मा शर्मा, राधेश्याम डोकलेवाला, हंसराज पारिक, रामचंद्र प्रजापति, महावीर इंदौरा, ये सब कांग्रेस के परिवार में शामिल किए गए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से। और